मित्रों नमस्कार। मित्रों, विश्व दिव्यांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाएगा। 3 दिसंबर के परिप्रेक्ष्य में हमने सोचा कि आज कुछ दिव्यांगजनों से संबंधित मूलभूत आवश्यकताओं और अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा करने का प्रयास करें। मित्रों, आपने देखा होगा कि दिव्यांग अधिनियम 2016 पहले 1995 में बना था, फिर उसका संशोधन स्वरूप 2016 में हुआ और उसमें भी कुछ 18 और 19 में भी थोड़े बहुत संशोधन किए गए। दिव्यांग अधिनियम एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतलब एक कांग्रेस कार्यकाल से शुरू होकर 1995 में इसका प्रारंभ हुआ और 2016, 18, 19 में व्यापक परिवर्तन किए गए। लेकिन इन परिवर्तनों के बावजूद आप देखें, पूरा अधिनियम अगर आप पढ़ें और उसके पढ़ें, बहुत सारे नियम दिए गए हैं। हम उन नियमों के विषय में अभी कुछ बातचीत अभी आपसे करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि हमारा ये अधिनियम, दिव्यांग अधिनियम 2016 या 1995 जिसको अब संशोधन कर दिया गया, उसका तो अब मतलब ही नहीं कोई, 2016 ही कहा जाएगा। ये नखसिख दंत विहीन है। इसमें अगर इसके अधिनियमों का, इसके नियमों का, इसके परंतुकों का उल्लंघन हो तो हमारे जो कमिश्नर हैं, सहायक कमिश्नर हैं, जिनको जिलाधिकारी कहा जाता है, और जिलों में बैठे हुए दिव्यांग विभाग हैं, इसमें कोई कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं कर सकते। उस कार्रवाई करने के लिए आईपीसी एक्ट के अंतर्गत ही उनको रिफर करना पड़ेगा पुलिस को, और वही कुछ कर सकते हैं। तो इन नियमों को हम अगर अभी पढ़ देंगे, थोड़े बहुत बताएंगे नियम जरूर, लेकिन नियम अच्छे हैं। सरकार की मंशा के ऊपर हम कोई प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जब तक कुछ कहा जाए कि ये होगा या ऐसा करना चाहिए, इस तरीके से होगा, स्कूलों में शिक्षा समान रूप से दी जाए, समान रूप से हर एक को, हर विद्यालय में कोई दिव्यांग व्यक्ति को मना नहीं कर सकता है, लेकिन मना किया जा रहा है। अब वो मना किया जा रहा है, शिकायत की गई आयुक्त के समक्ष। आयुक्त ने कहा कि हम दंडित, उनको प्रयोग किया, सब कुछ किया, उनको अपराधी भी मान लिया, लेकिन उनके ऊपर कोई पेनल एक्शन नहीं लगा सकता है। पेनल एक्शन या उनको निरुद्ध करने के लिए, उनके ऊपर मतलब जेल भेजने के लिए या उनके ऊपर दंडित करने के कोई उनके पास अधिकार नहीं है। तो जब अधिकार नहीं तो इस अधिनियम का कोई मूलभूत फायदा भी नहीं। इसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही पूरा नहीं होता। बिनु भय होए न प्रीति। जब तक हमको कानून का भय नहीं होगा तब तक हम उस कानून का पालन नहीं करते हैं। अभी इतना सिविक सेंस हमारे व्यवस्था में नहीं आया है। तो इस सिविक सेंस को लाने के लिए मेरा एक सुझाव है कि जैसे महिला आयोग बने हैं, अनुसूचित जन जाति आयोग बना है, पिछड़ा जाति आयोग बना है, बहुत सारे आयोग बने हैं और आयोगों के पास अच्छी खासी शक्तियां हैं और उन शक्तियों का उल्लंघन करने पर आयोग को यह अधिकार होता है कि वो तदनुसार, नियमानुसार दंडित कर सके और उसके ऊपर अपना हस्तक्षेप कर सके, अपनी व्यवस्था दे सके। ये आयोगों का अधिकार है। लेकिन इस अधिनियम, दिव्यांग अधिनियम 2016 या 1995 जो भी अभी तक बने हैं, बहुत अच्छी बात है, शुरुआत हुई है और बहुत अच्छे कार्य दिए गए हैं, अधिकार भी दिए गए हैं और बहुत नियम बनाए गए हैं, उनका पालन भी हो रहा है। और अब कैटेगरी 4 कैटेगरी से 21 कैटेगरी कर दी गई। लेकिन उसी और जो सरकारी सेवाओं में आरक्षण का प्रतिशत 3% था और 4% कर दिया गया। लेकिन जिस तरीके से कैटेगरी बनाई गई हैं, अभी तक तो कैटेगरीज का स्पेसिफिकेशन ही नहीं आया
उनका सर्टिफिकेट जिला चिकित्सालयों से मिलने के लिए कोई मापदंड अभी बहुत अच्छा तैयार नहीं किया गया है। जिला चिकित्सालय में जब जाओ तो कह रहे थे कि अन्य कैटेगरियों के लिए हमारे पास कोई दिशा निर्देश नहीं। अब इन दिशा निर्देश न होना, ये उनका कह देना, और अगर वो जो 4 के अलावा जो भी कैटेगरी शामिल की गई हैं उनको अगर सर्टिफिकेट लेना हो तो कहां जाए, कैसे मिलेगा? तो इन सब चीजों के लिए व्यवस्था भी करने की आवश्यकता है। अब ये आवश्यकता है। अब दूसरी ओर मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पहले जब 4 कैटेगरीज थी तो 3% का आरक्षण था। अब 21 कैटेगरी हो गई हैं, मतलब 5 गुना कैटेगरी बढ़ गई हैं, लेकिन आरक्षण केवल 1% बढ़ा, यानी 3 से 4% कर दिया गया। तो ये तो व्यवस्था, मतलब जिस हिसाब से कैटेगरी निर्धारित की गई हैं उसके सापेक्ष बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, एक दिव्यांगजन आयोग बनाया जाए। और दिव्यांगजन आयोग जैसे कि हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय जगत का ये संकल्प है, तभी ये दिव्यांगजन कार्यालय बन रहे हैं, दिव्यांगजन अधिनियम बन रहा है। ये सब उस पर हमारे देश ने हस्ताक्षर किया है, तब ये बना रहे हैं और वो बनाना भी चाहिए। वो सरकार उसके लिए ईमानदारी से प्रयत्नशील भी है। मैं कोई सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूं, चाहे किसी भी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी भी कर रही है। लेकिन समस्या ये है कि जो इसके नीति निर्धारक व्यक्ति हैं, जो इसके सलाहकार हैं, जो इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं, वो अपनी राय दिव्यांगों के कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए नहीं देते हैं, बल्कि सरकारी सुविधाओं को, सरकार को ज्यादा दिक्कतें न हो ऐसी वो राय देते हैं। अरे सरकार के पास अकूत धनराशि है, अकूत संसाधन है, तो दिव्यांग जो मुश्किल से, जिसको सरकार कहती 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है, हमारे आकलन से जो 21 कैटेगरी हो गई हैं, इसके हिसाब से तो कम से कम 25 करोड़ दिव्यांग होना है। लेकिन अब जो सरकार कह रहे उसी आंकड़े को हम मानते हैं अगर, तब भी इतना कम प्रतिशत है। 140 करोड़ की जनता में इतने प्रतिशत होना बहुत कम है। तो उसमें इतने संसाधनों का, अब संसाधनों में अगर कोई एनजीओ कहीं पर भी अपनी बात कहता है, अपनी बात रखना चाहता है, तो सरकारी तंत्र के अधिकारीगण जाते नहीं। सरकारी मतलब हमारे जो, मैं बड़ा सम्मान पूर्वक जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी एनजीओज के कार्यक्रम में नहीं जाते। अरे एनजीओज के विषय में वो मान चुके हैं कि एनजीओज जो है ईमानदारी से कार्य नहीं करते हैं। अब अगर एनजीओज ये मान लें कि सरकार के बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे कर्मचारी भी ईमानदारी से काम नहीं करते, तो ये कैसे काम चलेगा? ये तो बड़ा टकराव का स्थिति आ जाएगी। न तो हम सरकार को ये मानना चाहिए कि सभी एनजीओ जो हैं बेईमान हैं, और न सरकार एनजीओ को ये मानना चाहिए कि सरकारी अधिकारी पूरी तरीके से बेईमान। ऐसा नहीं, सब काम करना चाहते हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमको दोनों तरफ से समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, और जब तक हम समन्वय नहीं स्थापित कर सकते हैं तब तक दिव्यांग कल्याण की बात सोचना बेईमानी है। कोई काम नहीं हो पाएगा। अब जो है दिव्यांग दिवस मनाया जा रहा है। दिव्यांग दिवस पे बहुत सारे काम होंगे। सरकार का मुख्य काम में बस एक होता है कि वो अपने अपने राज्यों में या केंद्र सरकार अपने यहाँ पे मतलब विभिन्न क्षेत्रों से दिव्यांग हस्तियों को सम्मानित करते हैं। सम्मान देना एक बहुत बड़ी बात है। सम्मान देने में भी पक्षपात होता है। बहुत से ऐसे व्यक्तियों के हम नाम नहीं लेना चाहेंगे जिनको या जिनकी एजेंसियों को, जिन व्यक्तियों को 3-3 बार 4-4 बार सम्मानित किया जा चुका है। अब क्या इसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति नहीं? क्या अन्य संस्थाएं नहीं? जहां तक रहा, मैं अपने विषय में, आप लोग सोच सकते होंगे, मैंने कभी आज तक दिव्यांग पुरस्कार के लिए न तो कभी अप्लाई किया है, और ये संकल्प है हमारा कि आजीवन में कभी कोई सम्मान लेने के लिए आवेदन नहीं करूंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे दिव्यांग हस्तियों को मैं जानता हूं जिनको सम्मान मिलना चाहिए और उनको नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको बार बार मिला है।
उनके नाम लेना उचित नहीं है। दो बार संस्था के रूप में, व्यक्ति के रूप में वही को मिला है, तो ये थोड़ा सा अन्याय है। अब जो बात मेरा आज कहने का मुख्य मकसद है, मुद्दा है, दिव्यांग आयोग गठन की परम आवश्यकता है। और दिव्यांग आयोग जब तक नहीं गठन होगा तब तक ये समाज का सबसे उपेक्षित एक अंग, समाज का सबसे उपेक्षित जो दिव्यांग भाइयों का समूह है, बहनों का समूह है, उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। ये सच है कि दिव्यांग कर्मचारी गण अपना जाते हैं पूरी तन्मयता से, भाई गैर दिव्यांग तो घूमते हैं, कैंटीन जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा दिव्यांग व्यक्ति जिस भी पद पे है, जहां पर भी है, वो बड़ा निष्ठावान होकर के, बड़ा समर्पित होकर के काम करता है। तो ये सब चीजें हैं। खैर थोड़ी बातें मैं अब जो विशेषताएं हैं, सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देश में ये कहा गया, दिव्यांग अधिनियम विधेयक 2016 के अंत में राज्यसभा पारित होते ही दिव्यांगजन अधिकार 2016 बन गया। विकलांगता की परिभाषा में बदलाव किया गया है, कैटेगरीज बढ़ाई गई हैं, आरक्षण की व्यवस्था में 3% जैसा मैंने बताया 4 कर दिया गया है। शिक्षा संबंधी सुधार, अधिनियम में विकलांगों को जो डिसेबिलिटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनमें 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। अब ये निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है, बड़ी अच्छी बात है। साथ ही सरकारी वित्त पोषित शिक्षित शैक्षिक संस्थानों को बच्चों को समावेशी शिक्षा प्रदान करनी होगी, ये भी कहा गया। फंड की व्यवस्था करनी होगी, अवसंरचना संबंधी सुधार करने होंगे, गार्जियनशिप की व्यवस्था होगी, आदि आज बहुत से सारे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। लेकिन ये सुगम्य भारत अभियान, ये सुगम्य भारत अभियान का जो बात की गई है कि मतलब बाधा रहित पथ, कहीं जीना न चढ़ना, तो कम से कम सरकारी जो भवन है, जो सरकारी कार्यालय भवन है, वहां पे तो निश्चित रूप से बाधा रहित पथ होना ही चाहिए। अब मैं स्पेसिफिक रूप से कहता हूं कि रेलवे रिजर्वेशन सेंटर जो बादशाह नगर का है, वहां पे व्यक्ति नहीं चढ़ सकता, ये तो केंद्रीय रेलवे विभाग का है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं सरकारी तंत्र के जहां पे बड़ा कठिन, ज्यादातर हैं, कम से कम 70-80% बाधा रहित पथ वाले हो गए हैं, मैं मानता हूं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे आप उतर जाइए, कोई दिव्यांग उतर करके अपने आप स्वतः स्टेशन से बाहर नहीं आ सकता है। पुल पार कोई चढ़ो, कोई उसके सुगम्य व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से मैं बता रहा हूं, पंजाब के 2-3 रेलवे स्टेशन है, वहां पर भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। तो इस तरीके के जो है व्यवस्थाएं, कम से कम रेलवे मिनिस्टर को मैं ये वीडियो रेलवे मंत्री को भेजूंगा, उनको भी देखना होगा। तो दिव्यांग जन सशक्तिकरण की बात जहां पर आती है, तहां पर सरकार निश्चित रूप से संवेदनशील है। और आज की सरकार जिसको कहा जाता है काम करने वाली सरकार, और निश्चित रूप से काम करने वाली, पता नहीं कितनी सड़कें, कितना सब कुछ बन रहा है, निर्माण हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन दिव्यांगों को, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकलांग से नाम बदल करके दिव्यांग कर दिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन उसके अनुरूप समस्या ये नहीं है कि खाली नाम परिवर्तित कर दिया जाए, नाम परिवर्तित करने के साथ साथ कलेवर भी परिवर्तित किया जाए। दिव्यांगों के विषय में जो आज हमें आवश्यकता है काम करने की, उस आवश्यकता के काम करने की कार्य संस्कृति में परिवर्तन किया जाए। अब कार्य संस्कृति में अभी परिवर्तन कुछ नहीं हुआ। मैं इस मौके पर नहीं कहना चाहता हूं, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार बहुत ही भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने की बात कर रही है, लेकिन दिव्यांग कार्यालयों में जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं है ही नहीं। किसी जनपद की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पे केवाईसी लगाने के लिए बाबूजी को पैसा दीजिए, अगर आप पैसा नहीं दे तो पहले से बता देते हैं कि आपके पेंशन रुकवा देंगे, और रुकी है, बहुत सारे रुकी है। कम से कम 15-16% दिव्यांगों के पेंशन बाबूजी की नाराजगी के कारण रोक दी गई। मैं नहीं कहता कि कुछ पात्र कुपात्रों की रोकी गई, रोकी जानी चाहिए, लेकिन जो सुपात्र हैं
वो बाबूजी को चूंकि पैसा न दे इसलिए दिव्यांगों के पेंशन रोक दी जाए, ये बहुत ही मतलब घृणित काम। बहुत सारे जनपद हैं, हमारे लखनऊ जनपद के पड़ोसी जनपद हैं, मैं लखनऊ की बात नहीं कर रहा हूं, सीतापुर है। सीतापुर में सीतापुर दिव्यांग जन विभाग में कई बार ऐसी बातें आ चुकी हैं, इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन वहां के बाबुओं में इस प्रवृत्ति को हटा पाना बड़ा कठिन लग रहा है। और भी ऐसे हैं बहुत सारे जनपद, तो सीतापुर का एक नाम हमने छोटा सा लिया, बहुत सारे जनपदों की शिकायतें हैं, मेरे पास शिकायतें, लिखित शिकायतें हैं। तो ये अगर दिव्यांग अधिनियम के बजाय दिव्यांग आयोग हो तो इन शिकायतों से दिव्यांगजनों को राहत मिलेगी और उनका निश्चित रूप से जीवनचर्या का और आगे बढ़ने का पथ सुगम्य पथ हो जाएगा। सरकारी परिचालन का सुगम्य पथ तो होना ठीक है, लेकिन जो व्यवस्थाओं का सुगम्य पथ भी आवश्यक है। व्यवस्था में बड़े रोड़े हैं, बड़ी कठिनाइयां, बड़ी ऊंचाई ऊंच नीच है। मैं बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूं कि दिव्यांग विभाग में जितना भ्रष्टाचार है उतना कहीं है ही नहीं। मेरा एनजीओ है, मैंने आज तक कभी भी आवेदन नहीं किया है कि हमको सरकारी ग्रांट दी जाए। न सरकारी ग्रांट का मैं कभी दूर से हाथ जोड़ लेता हूं सरकार, क्योंकि सरकारी ग्रांट देने का मतलब है उसमें से एक निश्चित परसेंटेज पहले संबंधित अधिकारियों के पास तक पहुंचाया जाए। और मैं कभी अब दिव्यांग विभाग में जो एक जिला अधिकारियों के पास सब सारे जनपदों में एक मीटिंग होती है, मंथली मासिक मीटिंग होती है। उस मासिक मीटिंग सिवाय औपचारिकता पूरी करने की बात होती, कोई किसी की बात नहीं सुनता। हाँ, जिला अधिकारी महोदय भी नहीं पहुंचते। क्या होता है कि सिर्फ एक रजिस्टर रखा होता, जिन जिन लोगों का है कहा एक चाय पी लीजिए, समोसा खा लीजिए और इस पे दस्तखत कर दीजिए, बस मीटिंग हो गई। ये मीटिंग है। मैं इन सब चीजों से बड़ा आहत, बड़ा खिन्न हूं। एक बात की बड़ी प्रयास हमको बड़ा अच्छा लगा। भारतवर्ष के दो राष्ट्रीय दल हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और भी राष्ट्रीय दल हैं, लेकिन इन दो राष्ट्रीय दलों ने अपने अपने यहां पर दिव्यांग प्रकोष्ठ बनाए। भाजपा ने पहले बनाया, फिर कांग्रेस ने बनाया और ये प्रकोष्ठ अच्छा काम कर रहे हैं। और इन प्रकोष्ठों को भी अब चूंकि राजनीतिक दल हैं, अब सत्तारूढ़ दल के प्रकोष्ठ से संबंधित हैं, तो वो बात खुलकर नहीं कह पाते। अब विरोधी दल हैं तो वो विरोध से संबंधित है, तो उनको केवल अच्छाई कुछ दिखाई नहीं पड़ती, वो केवल विरोध 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 करेंगे। तो हमको दोनों चीजों में समन्वय करना। अगर सत्तारूढ़ दल में हैं तो आप अपनी विनम्रता पूर्वक अपनी आवश्यकताओं के अनुकूल जो दिव्यांगों के लिए दिक्कतें हैं उनको आप एक उचित प्लेटफॉर्म पर उठाइए। और जो विरोधी दल हैं उनको अगर कहीं सरकार ने अच्छा काम किया है तो उसको निश्चित रूप से प्रशंसा करना चाहिए, उनकी तारीफ होनी चाहिए। तो ये आज हमारा उद्बोधन दिव्यांग दिवस 2022 के परिप्रेक्ष्य में है और मैं सभी दिव्यांग व्यक्तियों को इतना निवेदन करता हूं कि आप सब लोग एक सूत्र में रहें, एक स्वर से बोलें। जहां पे जो जरूरत हो, कोई किसी के एनजीओ भिन्न हो सकते हैं, किसी के संगठन भिन्न हो सकते हैं, किसी के दल बदले हो सकते हैं, लेकिन हमारी आवाज एक हो जाए, हमारी परेशानियां एक हैं। आप उस दल में हैं तो वो परेशानी है तो हमको नहीं लेना देना, वो उठाने दीजिए। ये सोच ही दिव्यांगों को कमजोर कर रही है। और दिव्यांगों के जो संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जो उच्च पदों पे हैं, उनको महिमा मंडन की अपेक्षाओं से, महिमा मंडन की भावनाओं से कि हमारा नाम हो, ये सब छोड़िए। सिर्फ दिव्यांगों की भावनाओं के लिए, उनके अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए, उनको आगे राह देने के लिए आप लड़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो मित्रों, मैं किसी भी राजनीतिक दल का न तो समर्थक हूं न विरोधी हूं। मैं सभी राजनीतिक दलों का सम्मान करता हूं। सरकार के अच्छे कदमों का मैं बड़ा प्रशंसक हूं, बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन उतना ही जो दिव्यांगों के प्रति उपेक्षा होती है उसका आलोचक भी हूं। तो मित्रों,
इसको मेरे किसी एक दृष्टिकोण बनाकर मेरी बातों को न देखा जाए। सार्वजनिक हित में, केवल दिव्यांग हित के परिप्रेक्ष्य में ही मेरे इस निवेदन को, इस उद्बोधन को समझा जाए और आप अपना सहयोग देने की कृपा करें। मित्रों, दिव्यांग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।